Now let's consider another example that how individual cannot pass on its progeny, the experiences of its lifetime. ठीक है, तो किस तरह से experiences of lifetime pass on नहीं हो सकते, उसका एक दूसरा देखते हैं example. If we breed a group of mice, एक group of mice ले लो आप, all their progeny will have tails. Naturally, mouse को tail होती है तो उसके progeny को भी tail होगी, ठीक है. Now, if the tails of these mice are removed by surgery in each generation, तो एक ग्रुप है माउस का विथ टेल, उसकी जो जनरेशन होगी उसको भी टेल होगी, ठीक है. बट उसकी हर एक जनरेशन में से बाय सर्जरी अगर टेल रिमूव कर गई तो क्या होगा? डू दीज टेललेस माइस विल हैव टेललेस प्रोजेनी? सो यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि क्या टेललेस माउस है? हर एक में एक एक माउस ऐसा होगा जो कि टेल के बिना होगा, तो क्या उसकी प्रोजेनी टेललेस होगी? द आंसर इज नो, ऑफ कोर्स, क्योंकि इट मेक्स सेंस बिकॉज रिमूवल ऑफ द टेल कैन नॉट चेंज द जीन्स ऑफ द जर्म सेल्स ऑफ द माइस. ओके, आपको जब मैंने पहले बताया था, जब हमने प्लांट का एग्जाम्पल मेंडल का लिया था, तब मैंने आपको बताया था कि कुछ ट्रेट्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, बट कुछ ट्रेट्स एक्सप्रेस नहीं होते. दैट डजंट मीन कि उनमें वो ट्रेट्स नहीं है, राइट? सिमिलरली, जब माउस की टेल का कट किया जाता है तो वो एक एक्सटर्नल सर्जरी है, बट टेल माउस को टेल होती ही है. वो ट्रेट हर एक माउस में तो होता ही है, तो वो तो नेक्स्ट जनरेशन में आने ही वाला है, राइट? सो tailless mice have tailless progeny? No, because removal of the tail cannot change the genes of the germ cells. You must have seen people with 6 fingers sometime, but that doesn't mean their kids would have 6 fingers as well, right? Because this is something external. You cannot change the genes of that person, वरना तो उसकी पूरी जनरेशन ही 6 फिंगर्स के साथ बॉर्न होगी, राइट? सो दैट्स नॉट द केस. सो ये एक चीज है जो कहती है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जब भी होते हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स डीएनए को, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स डीएनए को चेंज नहीं कर सकते, और बिकॉज वो डीएनए को चेंज नहीं कर सकते, लाइक दिस एग्जाम्पल्स वी हैव सीन. ओके, तो ऐसे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे स्टार्वेशन है, या यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया सर्जरी है, तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज नहीं कर सकते डीएनए को. बिकॉज वो डीएनए को चेंज नहीं कर सकते, वो नेक्स्ट जनरेशन को, मतलब इवोल्यूशन में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, राइट? सो दे डोंट अफेक्ट द इवोल्यूशन प्रोसेस बिकॉज दे आर acquired traits. They cannot be inherited. So basically, this is the reason why the ideas of heredity and genetics that we have discussed earlier are so essential for understanding evolution, right? So what we were talking about, that ki ideas of heredity and genetics that we have discussed earlier are very essential. तो ये जो heredity और genetics हैं, ये evolution process में बहुत ही जरूरी है. अब हम बात करते हैं चार्ल्स मेंडल की, चार्ल्स डार्विन की, राइट? नाउ चार्ल्स डार्विन, ओके, he conducted various experiments and these experiments led him to formulate his hypothesis. Hypothesis मतलब theory. तो उसने कुछ experiments किए और उसने एक theory बनाई that evolution took place due to natural selection. हमें पता है अभी natural selection क्या है, we have already discussed it. So चार्ल्स डार्विन की थियोरी के हिसाब से evolution took place due to natural selection. Now he did not know the mechanism whereby these variations arose. उसको ये तो पता चल गया उसके एक्सपेरिमेंट से कि हाँ, कुछ नेचुरल सिलेक्शन की वजह से है कि अगर नेचर में कोई सरवाइव कर जाता है तो वो उसकी इवोल्यूशन आगे बढ़ती है, नहीं होता है सरवाइव तो नहीं बढ़ती है. तो ये उसकी थियोरी थी, बट उसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है वो उसको नहीं पता था.
अगर उसको मेंडल का एक्सपेरिमेंट पता होता जो कि तभी हुआ था मोर और लेस, ठीक है, तो वो ये सब वर्कआउट कर पाता, मतलब वो एक्सपेरिमेंट को उसके आगे बढ़ा पाता. बट दीज टू जेंटलमैन डिड नॉट नो ईच अदर और देयर वर्क. ये दोनों को मेंडल का वर्क इसको नहीं पता था और इसका वर्क मेंडल को नहीं पता था, वरना दोनों ने मिलके बहुत अच्छी सी स्टडीज की होती. ठीक है, बट तब फेसबुक नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो दोनों को बेचारों को नहीं पता था. ठीक है, सो Charles Darwin, who came up with the idea of evolution of the species by natural selection in the 19th century, couldn't work out the mechanism. It's ironic that he could have done so if he had seen the significance of the experiments Gregor Mendel was doing. अगर ग्रेगर मेंडल जो कर रहे थे एक्सपेरिमेंट्स, अगर चार्ल्स डार्विन को भी उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चल जाता तो दोनों ने मिलकर बहुत अच्छी थियरी एस्टैब्लिश की होती. But Mendel too did not notice Darwin's work as relevant to his. मतलब मेंडल को भी नहीं पता था इनके बारे में और ना ही चार्ल्स डार्विन को पता था मेंडल के बारे में. So basically, Darwin's theory of evolution tells us how life evolved. मतलब डार्विन ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए, जो भी उन्होंने इवोल्यूशन के रिलेटेड जो थियरीज एस्टैब्लिश की, it could tell us that how life evolved from simple to more complex forms. मतलब लाइफ बहुत पहले सिंपल थी, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बनती गई. और मेंडल एक्सपेरिमेंट्स ने क्या कहा हमें? it gave us the mechanism for the inheritance of traits from one generation to the next. तो डार्विन ने कैसे लाइफ सिंपल में से कॉम्प्लेक्स बनी वो बताया, वो थियरी समझाई, और मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स ने हमें समझाया कि कौन सा मैकेनिज्म इसके पीछे था, या इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट के पीछे कौन सा मैकेनिज्म था. सोचो ये दोनों चीजें काफी मिलती जुलती है ना. सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स कैसे बने? बिकॉज ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. बट फिर भी neither tells us anything about how life began. तो ये तो लाइफ होने के बाद की बात है ना, बट एग्जैक्टली लाइफ कैसे स्टार्ट हुई ऑन द फर्स्ट प्लेस, इन द फर्स्ट प्लेस अर्थ पे लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, वो इन दोनों में से किसी ने कोई नहीं बता पाया. ठीक है,